हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी एग्जाम जो अपकमिंग हैं जेकेएसएसबी के, चाहे वो फाइनेंस एसआई का हो, पटवारी का हो और भी अदर एग्जाम्स, कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस सेकंड पार्ट में ला रहा हूँ। पहले मैंने 15 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के। आज हम 16 के बाद जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। एक और गुड न्यूज़ है, आप बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मॉक टेस्ट कब आएगा। आज रात को मैं एक वीडियो शूट करके आपको बता दूंगा मॉक टेस्ट शेड्यूल के साथ कब कब हमारा फाइनेंस एसआई का मॉक होने वाला है, ठीक है। और किस तरह से आपने इनरोल करना है, मिनिमल चार्ज में आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूंगा और बहुत इफेक्टिव मॉक टेस्ट जो है आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी शेड्यूल आ जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं उसको लिंक डाल दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। विच यूनिट इन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन सा यूनिट है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए सीपीयू का कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। सीपीयू के 3 इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। इनमें से कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है इंस्ट्रक्शन को फेच करने से में फ्रॉम मेमोरी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पहले ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना और अपने ट्राई करने के बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुनोगे और एट द एंड ऑफ द सेशन अपना स्कोर भी बताया करो कि कितना आपका सही, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बाकियों का देख के कि आपको कितना है, कितना पढ़ना है। तो ये चीज़ें भी बहुत हेल्प करती हैं एग्जाम में प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट जो है वो हेल्प करता है इंस्ट्रक्शन को फेच करने में फ्रॉम मेमोरी। देखो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट के और भी बहुत से काम है। एक तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, उन सारे ऑपरेशंस को, चाहे वो प्लस का ऑपरेशन माइनस, उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल कोऑर्डिनेट का काम करता है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कोई डेटा है उसका फ्लो करना, इंफॉर्मेशन का फ्लो करना, वो भी काम करता है कंट्रोल यूनिट। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको ना सिंपली समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन है वो प्लस की इंस्ट्रक्शन है, मतलब प्लस करना है। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पर पड़ी हुई है, इस जगह पर पड़ी हुई है। यहाँ से कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाएगा। किसका काम है, इस इंस्ट्रक्शन प्लस वाली इंस्ट्रक्शन को उठा के लाने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। अब कंट्रोल यूनिट जब इस इंस्ट्रक्शन को उठा के लाएगा, यहाँ पर ये इसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी यहाँ पर स्टोर करेगा। इसको हम बोलेंगे मेमोरी यूनिट। इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी यूनिट, जहाँ पर हम टेम्परेरी डेटा को, कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करना है उसको टेम्परेरी स्टोर किया जाता है मेमोरी यूनिट में। तो यहाँ पर हम मेमोरी यूनिट में इसको स्टोर कर देते हैं। जैसे रजिस्टर हो गया, रजिस्टर एक पार्ट ही होता है मेमोरी यूनिट का। अब यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया। अब उसके बाद आपका होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप कोई भी जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपने प्लस करना है, तो यहाँ पर आप नंबर को प्लस करोगे विद द हेल्प ऑफ एएलयू, ठीक है। इस तरह से आपके सीपीयू में काम होते हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है फेच करना इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी, फिर वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं, टेम्परेरली स्टोर किया जाता है डेटा मेमोरी यूनिट में जो एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट का पार्ट ये रजिस्टर, रजिस्टर में मतलब डेटा स्टोर होता है। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट तो आपको पता ही है, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक आ गया अरिथमेटिक पोर्शन, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एक आ गया इसके बाद अरिथमेटिक, दूसरा आ गया लॉजिक। अरिथमेटिक में आ जाते हैं जैसे आपने प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आ गया अरिथमेटिक में। लॉजिक में मतलब जहां पर कोई लॉजिक पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लेस देन है तब काम करेगा, ग्रेटर देन है तब काम करेगा, या लेस देन इक्वल टू है, ये आ गया लॉजिक। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर में दोनों फंक्शन हो जाते हैं, अरिथमेटिक भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, प्लस लॉजिकल चीजें भी हो जाती हैं। बट वो कौन सा पार्ट करता है कंप्यूटर का, एएलयू करता है सीपीयू में। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए, जैसे मैंने कंट्रोल यूनिट का पूछा ना कि कौन सा सीपीयू का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, तो कंट्रोल यूनिट। अगर कोई पूछे कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट जो है या सीपीयू का पार्ट या यूनिट जो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो आपने वहां पर एएलयू पे मार्क करना है, ठीक है। आई होप ये तीनों आपको समझ आ गए। मेमोरी यूनिट से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, कंट्रोल यूनिट से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। मेमोरी यूनिट में हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं जो एग्जीक्यूट करने का काम करता है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। कह रहा है कि एल्गोरिथम जो होती है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है। इन कंप्यूटर साइंस फ्लो चार्ट रेफर्स टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, ये उसका उल्टा बोल गया। ये दो तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी स्टेटमेंट, इसका मतलब एक सही होगा एक गलत होगा। तो देखो ये स्टेटमेंट तो सही है। फ्लो चार्ट बेसिकली जो होते हैं वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं एल्गोरिथम के,
इसका गलत आंसर ऑप्शन ए ही है। लास्ट दो तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि देखो ना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसमें से एक सही होगा एक गलत होगा। कई बार जब टाइम एग्जाम में कंस्ट्रेन होता है ना, कम होता है, इस तरह के दिमाग खोल के काम करना पड़ता है। आगे वाले दो तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों में से अगर आपको पता है एक सही है एक गलत है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। तो देखो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एल्गोरिथम क्या होती है, आपने मैथ्स में भी देखा होगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली स्टेप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब पूरे स्टेप में आप प्रोसेस लिखो। जैसे स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करने के बाद हम इनपुट डालेंगे, फिर आउटपुट। अगर मैं ऐसे इंग्लिश में सारी लाइनें लिख लेता हूँ, मतलब ये प्रोसेस किस तरह से आपने कोई काम करना है उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक तरह का प्रोसेस होता है, मतलब उसके प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। बट जब हम प्रोसेस के स्टेप्स को पिक्चर्स की फॉर्म में कर देते हैं, उसको पिक्टोरियल शो करते हैं, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। नाम से ही पता चल रहा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में मतलब क्या होता है, एल्गोरिदम की ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैंने सम करना है, मैंने क्या करना है, सम करना है। तो अगर एल्गोरिदम में लिखना होगा, मैं पहले लिखूंगा स्टार्ट द प्रोग्राम, देन इनपुट डालूंगा जिसमें मैंने 2 और 5 मैंने डाल दिया इनपुट। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद प्रोसेस करूंगा, मतलब सम डाल दूंगा। तो 2 और 5 का सम होके आ जाएगा आंसर, तो स्टॉप कर दूंगा प्रोग्राम को। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो एल्गोरिथम है। बट उसकी जगह अगर मैं सिर्फ सिंबल्स बनाऊं, फॉर एग्जांपल स्टार्ट, और यहाँ पे मैं सिंबल भी बना के बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जेएसए का एग्जाम हुआ था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, वहां पर जो सीबीटी एग्जाम तब होते थे, तब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके रिलेटेड आए थे। जैसे स्टार्ट और स्टॉप, इनके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, अगर आपने स्टार्ट या स्टॉप करना हो किसी प्रोग्राम को, तो पिक्चर आप कौन सी बनाओगे फ्लो चार्ट में, ओवल शेप। कौन सी पिक्चर बनाओगे, ओवल शेप। अगर आपने इनपुट या आउटपुट लेना है, मतलब इनपुट मतलब आप कोई नंबर डाल रहे हो, या आउटपुट आपका जो दिखेगा, उसके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है पैरेललोग्राम। क्या होती है, पैरेललोग्राम, इस तरह की फिगर। ठीक है। जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस मतलब एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, जो भी हो रहा है, उसके लिए फिगर होती है रेक्टेंगल। प्रोसेस के लिए क्या होती है, रेक्टेंगल। डिसीजन लेना, अगर आपने डिसीजन मतलब जहां पर सोचना पड़े कि अगर लेस देन हो तो इधर जाना है, ग्रेटर देन हो तो इधर जाना है, उसके लिए डायमंड होता है। उसके लिए क्या होता है, डायमंड। तो डिसीजन के लिए डायमंड। और स्टॉप के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, ओवल। तो पहले स्टार्ट या स्टॉप के लिए ओवल, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, और डिसीजन के लिए डायमंड शेप। और भी बहुत से होते हैं, बट ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने याद रखने हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है, प्रोसेस, और फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंट। और सी और डी स्टेटमेंट भी सही है, तो पढ़ लेते हैं, आपके लिए डाली है, आप समझें इसको। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर, एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। उन्हीं प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है ना, कि हमें क्या करना है। द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मेन फंक्शन सॉफ्टवेयर का क्या होता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। डेटा होता है रॉ फैक्ट, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इंफॉर्मेशन होती है जो मीनिंगफुल होती है। ठीक है। आप रैंडमली कोई डेटा ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, कहीं पे लिखा है 15 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे लिखा हुआ है 33 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही लिखा हुआ। बट अगर मैं आपको उसको कन्वर्ट कर दूं कि ये एक हफ्ते का टेम्परेचर था एक जगह का, एक प्लेस का, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझ आ गया होगा। 18 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्पीड ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड किस में मेजर होती है, विच रिप्रेजेंट अ सीपीयू साइकिल। देखो जो सीपीयू की स्पीड होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है एक सीपीयू साइकिल को। ठीक है, एक सीपीयू साइकिल को। तो हमें बताना है कि वो स्पीड जो है सीपीयू की, वो किस में मेजर होती है, हर्ट्ज में, किलोबाइट्स में, टेराबाइट में, या गीगाबाइट में। तो सीपीयू की स्पीड मेजर होती है हर्ट्ज में। किस में मेजर होती है, हर्ट्ज में। देखो सीपीयू साइकिल में हर्ट्ज का क्या मतलब होता है। हर्ट्ज देखो, एक हर्ट्ज कितना होगा, यहाँ पर आप कितनी कैलकुलेशन, प्रोसेसर मतलब जो सीपीयू है वो कितनी कैलकुलेशन कर सकता है एक साइकिल में, उसको हम बोलते हैं एक हर्ट्ज। एक हर्ट्ज में क्या होता है, कितनी कैलकुलेशन एक सीपीयू कर सकता है एक साइकिल में। तो ये होता है एक हर्ट्ज में यहाँ पर मीनिंग। और जनरली अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न आजकल की जो हम प्रोसेसर यूज करते हैं ना, वो 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर 3.8 गीगा हर्ट्ज तक क्या करते हैं, 3.8 गीगा हर्ट्ज तक टिपिकली ये प्रोसेस करते हैं। तो 1 गीगा हर्ट्ज से 3.8 गीगा हर्ट्ज तक इनकी स्पीड होती है सीपीयूज की। आज के जो मॉडर्न सीपीयू है टिपिकली इतनी स्पीड में काम करते हैं, ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है। एक और चीज जो है एसोसिएटेड होती है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एग्जाम में पूछी भी जाती है, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड भी ना इसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड के साथ। ये आपने मुझे बताना है क्लॉक स्पीड क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताना। अब ये बाकी क्या आगे किलोबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट, ये सारे क्या है, मेमोरी के यूनिट्स है ना, मेमोरी के यूनिट है। देखो मेमोरी यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। ठीक है, एक बिट में क्या आता है, 0 या 1। 0 हो या 1 हो, वो एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बिट 0 या 1।
एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। 8 बिट्स बोल दो या 2 निबल बोल दो, एक बाइट में 8 बिट्स बोलो या 2 निबल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक बाइट में 2 निबल हैं, एक बाइट में 8 बिट्स हैं, इसका मतलब एक निबल में कितने बिट होंगे? एक निबल में 4 बिट होंगे। ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना, ये लिख लो कहीं पर, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। एक बाइट में या 0 आएगा या 1 आएगा, एक कोई एक ले रहे हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं या 2 निबल, एक निबल में 4 बिट्स आ गए, ठीक है। अब एक केबी में क्या होगा? एक केबी में 1024 बाइट होंगे, ठीक है। इसी तरह बढ़ता जाता है। फिर एक केबी के बाद एमबी आ जाएगा, एक एमबी में 1024 क्या हो जाएंगे? किलो बाइट, ठीक है। अब मेगाबाइट के बाद क्या हो जाएगा? जीबी, एक जीबी में 1024 मेगाबाइट हो जाएंगे। फिर जीबी के बाद आएगा टेराबाइट, एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होंगे। टेराबाइट के बाद पीटाबाइट आता है, एक पीटाबाइट में 1024 टीबी हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह चलता जाता है। पेटाबाइट के बाद लिख देता हूं मैं यहां पर, लिख लो कहीं पर एक्साबाइट, उसके बाद एक्साबाइट, फिर आ जाता है जिटाबाइट, फिर आ जाता है जोटोबाइट, और लास्ट उसके बाद आ जाता है ब्रोंटोबाइट, और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है जियोबाइट। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? जियोबाइट। सबसे बड़ा कौन सा है? जियोबाइट। और सबसे छोटा कौन सा है? बिट। एक बार वापस बता देता हूं, सबसे छोटा बिट 8 बिट का एक बाइट बनता है, एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, एक एमबी में 1024 किलो बाइट होते हैं, एक जीबी में 1024 एमबी होंगे। फिर जीबी के बाद टेराबाइट, एक टेराबाइट में 1024 जीबी हो जाएंगे। देन पेटाबाइट आएगा, देन एक्साबाइट, जिटाबाइट, जोटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड जियोबाइट। सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा? जियोबाइट। इस तरह से आपने ये याद कर लेने। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि एक, अगर आपको ये पूछा जाए एक जियोबाइट में कितने ब्रोंटोबाइट होंगे, तो अगर आपको पता होगा एक जियोबाइट में कितने ब्रोंटोबाइट होंगे, तो इससे एक ही स्टेप छोटा है, तो 1024 ब्रोंटोबाइट, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? जियोबाइट। और सबसे छोटा कौन सा है? बिट। ज्यादातर पूछा जाता है निबल में, एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 2 निबल होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कन्फिगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। देखो ये लैंग्वेज इसी तरह से लिखी जाती है जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लैंग्वेज भी समझना जरूरी है। तो वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है एनालाइज करने के लिए, कन्फिगर करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, या मेंटेन, मतलब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो पहले खुद ट्राई करा करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने जब आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ाया तो मैंने आपको बोलता ये इन्हांस करते हैं सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देख लो कंप्यूटर का। इसमें डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस क्लीनर, ये सब आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसी तरह जो डिवाइस ड्राइवर थे, डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? जो भी हम डिवाइस अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको कंट्रोल करने का। देखो आपने कोई डिवाइस नहीं अटैच करी है कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने का काम, ताकि वो चले कंप्यूटर में, वो कौन देखता है? वो डिवाइस ड्राइवर देखता है। ये इस तरह का सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस है टू हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर डिवाइस के साथ इंटरफेस का काम करता है डिवाइस ड्राइवर, जो आप एक्सटर्नल कोई डिवाइस इसमें कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हो ना, कोई भी सॉफ्टवेयर लाते हो, उसमें एक ड्राइवर मिलता है जिसकी वजह से ही वो इंटरफेस कनेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपने याद। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर प्रोग्राम ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सारे आ जाते हैं, ये यूजर के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से रन करेगा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन सूट, ऑपरेटिंग सिस्टम, या बोथ बी एंड सी, मतलब एप्लीकेशन सूट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है। एक सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करेगा। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। प्रोटोकॉल आपको पता है एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, चाहे फॉर्मेटिंग हो, प्रोसेसिंग डेटा के लिए। जैसे हमने देखा था हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट में रूल्स फॉलो होते हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन सूट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी एग्जांपल देखो पहले, MS ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सूट। एप्लीकेशन सूट में पता क्या होता है? एप्लीकेशन सूट वर्ड यूज किया जाता है एक ऐसा डिजाइन जो मर्ज करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर मर्ज होकर एक ही जगह जब हमें मिल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सूट। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस में आपको MS वर्ड भी मिलेगा अगर आपने लेटर लिखना है तो, ठीक है। MS एक्सेल भी मिलेगा अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, स्प्रेडशीट बनानी है तो। आपको PPT भी मिलेगी MS की अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। MS एक्सेस भी मिलेगा अगर आपने डेटाबेस को करना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आप MS क्लाइंट, इसी तरह ईमेल क्लाइंट वगैरह MS का भी होता है कुछ, तो ये MS ऑफिस में आ गया। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं भाई, MS वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल भी, PPT भी, एक्सेस भी, ये सारे मर्ज हो गए MS ऑफिस। तो ये MS ऑफिस के एप्लीकेशन सूट है, ठीक है। ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए आपको। अब वो टाइम नहीं रहा आज कि सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाए, फुल फॉर्म अब 1-2 ही पूछी जाती है, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंडिंग फ्लॉज, डिफेक्ट एंड बग्स इन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ प्रोसेस दैट इज टर्म्ड। ये सिंपल क्वेश्चन है। गलतियों को ढूंढना, डिफेक्ट या बग्स को कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटिंग, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, डीबगिंग। देखो डीबगिंग होता है बग्स को ढूंढना, मतलब गलतियों को ढूंढना, उसको रिमूव करना, दैट प्रोसेस नोन है डीबगिंग। तो ये याद रखना। कंप्यूटिंग सिंपल प्रोसेस है। कंप्यूटिंग का मतलब होता है डिजाइन करना या बिल्ड करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, मतलब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर, उनको डिजाइन करना, उनको बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्यूटिंग, ठीक है। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखो एक होता है नॉर्मल टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन, पहले मैं ये लिख लेता हूँ। एक होता है नॉर्मल टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सामने लिखा हुआ ये प्लेन टेक्स्ट है। एक होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट होता है वो कोडिंग लैंग्वेज जो तुम्हें समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब इंक्रिप्शन में क्या होता है, हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई? ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। अगर मैं किसी को कुछ ऐसा मैसेज भेज रहा हूं जो मैं नहीं चाहता कोई तीसरा पर्सन पढ़े, तो भाई उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो कि उसको समझ ही ना आए। तो हम जब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकोडिंग भी बोलते हैं, इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी का उल्टा होता है डिक्रिप्शन। अब भाई अब आगे जाके जब मैंने जिस पर्सन को भेजा है, क्या उसको कोडिंग समझ आती है? नहीं आती है, तो इसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो डिक्रिप्शन का मतलब होता है साइफर से वापस प्लेन में कन्वर्ट करना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंक्रिप्शन होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना, या मतलब इनकोड करना इंफॉर्मेशन को, और डिक्रिप्शन का मतलब होता है साइफर टू प्लेन करना, मतलब डी कोड करना इंफॉर्मेशन। ये क्रिप्टोग्राफीज में यूज होते हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी भी पता है, हम सब इंटरनेट जनरेशन है तो ये हमें पता है। नेक्स्ट इज डीबगिंग, हमने देख लिया। फायरवॉल देख लेते हैं। फायरवॉल क्या होता है? देखो ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बाहर जिसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है, वो किस तरह की ट्रैफिक में कोई बगिंग वाली चीज़, वायरस चीज़ तो नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए एक डिवाइस है फायरवॉल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्लियर हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? CMS, पहली बात एग्जाम में अगर CMS की फुल फॉर्म पूछ गया तो क्या बोलना है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS की फुल फॉर्म होती है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है? एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वर्डप्रेस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। पहले तो मैं इसके साथ नहीं इतनी मेरे को जानकारी थी, बट अब मेरे को वर्डप्रेस की जानकारी है, क्योंकि हमारा जो है चैनल में वर्डप्रेस की बहुत हेल्प है, जो वेबसाइट वगैरह में काम होता है। तो वर्डप्रेस जो है एक तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। पहली बात याद रखना, ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये याद रखना, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होने की वजह से आप इसके सोर्स कोड में चेंजिंग कर सकते हो थोड़ी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आजकल जितना भी कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है एजुकेशन वाले, वो ज़्यादातर वेबसाइट में करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट ये साइड और भी यूज़ करते हैं, बट एजुकेशन वाले भी इसका यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस आपका नाम पता होना चाहिए। एडोब फोटोशॉप क्या है? एडोब की फोटोशॉप क्या है? एडोब की फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने भी यूज़ करा हुआ, इसमें कुछ बताने वाले नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? MS ऑफिस का पार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो सबको पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का ही पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, और आप लेटर वगैरह दिस दैट में इसका यूज़ करते हो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, विच लैंग्वेज डज द ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? अगर आपने इंटरनेट में, वर्ल्ड वाइड वेब में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना हो तो आप कौन से ब्राउजर का यूज़ करोगे? असेंबली लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या C++? नहीं, ये पूछा कि कौन सी लैंग्वेज एक ब्राउजर जो है यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले। ब्राउजर नहीं पूछा, लैंग्वेज पूछा, कौन सी लैंग्वेज एक ब्राउजर यूज़ करता है अगर उसको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना हो इंटरनेट में। तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है इंटरनेट में? भाई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये यूज़ होती है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो प्रोटोकॉल है जो हम पढ़ रहे थे, ये इंटरनेट में अगर आपने इंस्ट्रक्शन को भेजना लेना हो तो HTTP प्रोटोकॉल। असेंबली लैंग्वेज आपको मैंने बताया था, एक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। C++ क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 में मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन व्हेन फेड डेटा. ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ये पंचायत अकाउंट सिस्टम के एग्जाम में आता है. सिंपल क्वेश्चन क्या है, आपने भी सुना होगा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग की बड़ी बातें, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये वो. देखो ये मशीन लर्निंग इसका आंसर है. मशीन लर्निंग में पता क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, आप उसमें डेटा डालते जाओ, वो उस डेटा को एनालाइज करके कुछ प्रेडिक्शन करेगा जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती हैं. तो दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग. ये मशीन लर्निंग का प्रोसेस होता है. ठीक है, मशीन लर्निंग से ही बढ़ के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया. तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप जितना डेटा डालोगे उसको, उस डेटा को एनालाइज करके वो क्या करेगा, प्रेडिक्शंस करेगा जो कि एक्यूरेट मानी जाती हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग. ठीक है, सीपीयू लर्निंग ये कुछ नहीं होता. बूट स्ट्रैपिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है. बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग होता है, देखो जब आप किसी भी कंप्यूटर या किसी भी सिस्टम का स्विच ऑन करते हो तो जो सारे डिवाइसेस जितने भी है वो जो इनिशियलाइज होते हैं ना, स्टार्ट होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग. बूटिंग आपने सुना होगा ना, बूट स्ट्रैपिंग वहीं से है कंसेप्ट. मतलब जब आप किसी भी सिस्टम को ऑन करोगे तो वो सारे डिवाइसेस जो इनिशियलाइज होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बाकी ये सारे जो एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए वन लाइनर के फॉर्म में, इजी से क्वेश्चन, इनको हम साथ साथ कवर करें, इनमें इतनी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. लेजर प्रिंटिंग इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग डिवाइस. व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर में अगर आपने प्रिंट करना, उसकी स्पीड को किस में मेजर कर, देखो कंप्यूटर के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है. प्लेलिस्ट में जाओ, ये सारे लेक्चर कंप्यूटर के जरूर देखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके वहीं पे निकल जाते हैं. डिजिट्स पर सेकंड, डिजिट्स पर लाइन, लाइंस पर पेज या पेज पर मिनट. तो देखो ना, प्रिंटिंग लेजर प्रिंटर की स्पीड जो है किस में मेजर होती है, पेज पर मिनट में. इसमें ज़्यादा बताने वाला नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कंप्यूटर डिवाइसेज विच आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय विंडोज कार्ड. ऐसे कौन से कंप्यूटर डिवाइसेज हैं जो ऑटोमेटिकली विंडो जो है डिटेक्ट कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइसेज, सीरियल डिवाइसेज, इंस्टॉल डिवाइसेज या प्लग एंड प्ले डिवाइसेज. जिसको ऑटोमेटिकली विंडोज डिटेक्ट कर लेते हैं भाई, प्लग एंड प्ले डिवाइसेज. प्लग एंड प्ले फीचर क्या होता है, आपने लगाया, जैसे पेन ड्राइव लगाया तो चल पड़ी, तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेज होते हैं, इनके फीचर्स. तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली इनको विंडोज जो है वो क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग. इनमें से कौन सा काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है. मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम मैनेजमेंट का, ये कंप्यूटर में प्रोसेस को मैनेज करना, पीपल मैनेज करना, डिवाइस. भाई लोगों को मैनेज करने का काम कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है. तो नॉट प्रोवाइडेड पूछा था, तो पीपल मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा. डिवाइस को भी मैनेज करता है, प्रोसेसेस किस तरह से होंगे, मेमोरी किस तरह, सब मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. किस तरह से मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, प्रोसेसेस किस तरह से चलेंगे, डिवाइसेस कैसे कवर करेंगे, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. बट पीपल मैनेजमेंट का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता. देखा, सिंपल क्वेश्चन थे. अगर आप थोड़ी भी नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं. व्हेन इंस्टॉलिंग अ पेरिफेरल यू आल्सो यूजुअली नीड टू इंस्टॉल अ डिवाइस. देखो जब भी आप पेरिफेरल होता है, बाहर से कोई डिवाइस कनेक्ट करो, तो आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है. ऐसे कोई भी आप डिवाइस कनेक्ट करो, देखो नहीं चलता है, आपको कुछ एक इंस्टॉल करना पड़ता है. वो क्या होता है, पोर्ट, सर्वर, ड्राइवर या पासवर्ड. अभी ऊपर बताया था जब मैं आपको डिवाइस ड्राइवर समझा रहा था. तो किसको इंस्टॉल किया जाता है, ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29. अ डैश इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस. एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है. ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. ठीक है, ग्राफिकल जिसमें आप क्या करते हो, आइकन्स के साथ भी इंटरेक्ट. जैसे आजकल के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनमें अगर हमें कमांड देते तो हम डायरेक्ट माउस को लेके आइकन पे क्लिक करते हैं, खुल जाता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. बट ये किसकी बात कर रहा है, डैश इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस. मतलब यहाँ पर आपको कमांड देनी पड़ती है कीबोर्ड से टेक्स्ट की फॉर्म में, वेयर यू कैन इनपुट कमांड्स दैट इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक कमांड देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ, मतलब एक टाइपिंग की तरह, एक मतलब कीबोर्ड की तरह. तो वो कौन सा होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं है, ऑलरेडी बता दिया, इसमें तो आइकन के साथ इंटरेक्शन होती है. कमांड लाइन इंटरफेस, इनपुट लाइन इंटरफेस या ऑल ऑफ गिवन. देखो इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस. क्या बोलते हैं, कमांड. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, कैरेक्टर यूजर, ये मुझे याद आ गया, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसको कहते हैं, या कमांड लाइन इंटरफेस भी इसको कहते हैं. ये क्या होता है, ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है. मतलब आप कमांड दोगे तो कंप्यूटर आपका काम करेगा. यहाँ पर ये नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आता है, आप आइकन्स जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में उनको डायरेक्टली माउस की हेल्प से जो है वो चला सकते हो. तो ग्राफिकल इंटरफेस में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम
जो ग्राफिकल आइकन्स है उनकी हेल्प से, और ये इजीली हैंडल है, आप काम करोगे इजीली कर लोगे। बट अगर जो कमांड लाइन इंटरफेस है जिसमें आपको कमांड देनी पड़ती है कैरेक्टर की हेल्प से लाइन या टेक्स्ट की फॉर्म में, यहाँ पर आपको कमांड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये इतना ईजिली हैंडल नहीं होता बाय यूज़र। तो जो हमारा GUI है इसलिए बनाया गया था ताकि ये इजिली हैंडल हो जाता है बाय यूज़र। क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करते हैं। इंस्टेड ऑफ अ हैंड हेल्ड माउस, माउस की जगह एक लैपटॉप में क्या होता है, देखो अगर एक कंप्यूटर उसके साथ तो माउस है ना जिसके साथ आइकन्स के साथ जो है वो कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। बट आपको पता है कि लैपटॉप में आपको बाहर से कनेक्ट कर तो बट लैपटॉप में इसकी जगह कुछ और प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है, रोलिंग पैड, ट्रैक पैड, जॉयस्टिक या स्कैनर। सिंपल क्वेश्चन था। ट्रैक पैड की हेल्प से लैपटॉप में आपने देखा होगा ट्रैक पैड होगा, वही काम करता है जो हमारा माउस करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे करते हैं मूव। वर्ड्स एंड ग्राफिक्स अपीयर ऑन दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर, वर्ड्स या ग्राफिक्स कहाँ पर दिखते हैं आपको कंप्यूटर में, मॉनिटर, माउस, CPU, स्कैनर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया, मॉनिटर। देखो ये लास्ट मैंने PYQs डाले हो इसलिए ये सिंपल है, ठीक है। बाकी ऊपर क्वेश्चन में थोड़े भी ऐसे डिफिकल्ट रखता हूँ ताकि आपको समझ आए, बट ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। कितनी बार आपको बोला है कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा ब्राउजर है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स। एवरीवन हु इज सीइंग द लेक्चर प्रेजेंटली सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये नहीं किसी ने दे दिया तो आप नहीं दोगे, सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। आप इतना लेक्चर दे के एक आंसर दोगे ना तो मुझे भी लगता है कि सिंसियरिटी से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बार ऑलरेडी मैं आपको डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में बता चुका हूँ। तो एंड दिस इज फॉर टुडे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर आवर चैनल विद अदर्स ऑल्सो, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और जो भी बच्चे जिन्होंने फाइनेंस SI का एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है और एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, आज जो मैं शेड्यूल आऊँगा मॉक टेस्ट का उसमें ज़रूर इनरोल करना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। रिसेंटली जो वेटनरी फार्मासिस्ट और जो FA का एग्जाम हुआ उनके हमने मॉक प्रोवाइड करे थे, दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट। मतलब उन्होंने बहुत कमेंट करे थे और इवन पर्सनल मैसेजेस में भी जो मेरे टीममेट्स थे उनको आए थे कि मतलब मॉक से उनको बहुत हेल्प मिली, और MCQ का रिवीजन सेशन से भी बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब में इनको ज़रूर देखा करो, और जो इंस्ट्रक्शन टेलीग्राम में आती है उनको देखा करो। जिस दिन लेक्चर नहीं आता है जो ऑलरेडी अपलोडेड मटेरियल है उनको जाके स्क्रॉल करके उनको पढ़ा करो। दिस इज ऑल फॉर यू पीपल। अगर आप नहीं पढ़ते तो इन चीज़ों का, इस इनिशिएटिव का कोई बेनिफिट नहीं है, इसका बेनिफिट उठाओ, तभी हमें भी लगेगा कि हमने जो स्टार्ट किया था वो कहीं ना कहीं पे कर रहा है, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।